पहला जब बैक टू विलेज आया था तो हमारे भी हौसले बुलंद हुए थे, क्योंकि जिन लोगों ने हमें चुनकर पहुंचाया, जहां पे पहुंचाया था, सरपंच बनाया था, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। पर रियलिटी ये है कि अगर बोला गया है कि सरपंचिस के साथ तालमेल रखकर काम कीजिए, लेकिन हमारे को ये पूछते ही नहीं है डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी नालायकी जो हमारे हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट की जो देखने को मिलेगी। ये डिपार्टमेंट नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री के बनाई हुई स्कीमों का बेनिफिट जो है वो आम पब्लिक को मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम लंगे। आज हमारे बीच में जो खास पर्सनालिटी मौजूद हैं वह काफ़ी सोशली और पॉलिटिकली में अगर बात करूं तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपनी फील्ड में। मैं बात कर रहा हूं रविंदर सिंह जी की, और इनको आप लवलो संब्याल जी के नाम से भी जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। धन्यवाद सौरभ जी। और मैं अगर इनके बारे में बताऊं आपको तो ये सरपंच हैं कैली मंडी सांबा, इंडिपेंडेंट जीते थे और आज सरपंच के ओहदे पर हैं। सर, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पंचायती में एज ए सरपंच आप चुने गए हैं। सर, बैक टू विलेज 2 बार हुआ, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना फ़ायदा आम लोगों को इससे हुआ, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो था कि आम लोगों की समस्याओं को जागृत करना और उनका समाधान करना। सर, आपके नज़रिए में कितना फ़ायदा बैक टू विलेज से आज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके क्षेत्र को हो रहा है? देखिए, मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रोग्राम बैक टू विलेज, चलो गांव की ओर, ये बनाया था। और हम लोगों को, हमारी पंचायत के लोगों को काफ़ी उत्साह था इसमें। तो पहला जब बैक टू विलेज आया था तो हमारे भी हौसले बुलंद हुए थे, क्योंकि जिन लोगों ने हमें चुनकर पहुंचाया, जहां पे पहुंचाया था, सरपंच बनाया था, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी कि अगर हम सरपंच बनेंगे तो उनको काम करेंगे, ये काम करके देंगे। बैक टू विलेज की तर्ज पे जो काम हमें बोले गए, बताए गए और जो रखे गए थे, उससे हमें भी बहुत उम्मीदें थी। जैसे बैक टू विलेज फर्स्ट आया, उसमें इन्होंने ग्राम सभाएं लगाई थी, महिला सभाएं लगाई थी, और पूरी पंचायत में घर घर जाके लोगों की समस्या सुनने के लिए कहा गया था। इसी के साथ 21 डिपार्टमेंट जो हमारी पंचायतों को, हमारे जो नुमाइंदे हैं हम लोग, हमें दिए गए थे, उन्होंने हमारे साथ मिलकर हमारी पंचायतों में काम करना था। जब ये प्रोग्राम हुआ, हजारों की तादाद में लोग इस प्रोग्राम में आए और बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री ने जो लिया था उसका देखने को मिला। धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोग्राम खत्म हुए, उसके बाद जब काम की बारी आई तो ग्राउंड में जो देखने को मिला वो ना के बराबर था। जैसा कि मैं आपको बैक टू विलेज 1 का बता दूं, बैक टू विलेज 1 में हम खुद नुमाइंदे हैं, हमें पता है कि कितने कितने काम रखेंगे और वो होंगे। इसलिए हमने छोटे छोटे काम, जैसे कि कोई पाइप वो जोड़नी है, कोई तार वो लगानी है, पोल हमने इसमें रखे ही नहीं। हमने छोटे छोटे काम रखे थे कि लोगों के जो छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो पूरी हों। लेकिन बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, अब 3 भी हो गया, लेकिन वो पाइप्स और वो तार वो यों की त्यों ही है। मैं आपको ज्यादा ना बताऊंगा, मैं छोटी सी बात करूंगा कि पहला जो बैक टू विलेज हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट सांबा में 5 करोड़ रुपया आया था। वो 5 करोड़ रुपए में से अभी भी 2.5 करोड़ रुपया लाइबिलिटी हमारी जो पंचायतों की है वो बनी हुई है, जिसके लिए हम बैक टू विलेज 1 का जब काम हो गए थे तब से लेकर बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 तक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ढाबा डीसी सांबा साहब को बता रहे हैं। जम्मू प्रेस क्लब में हमारी पंचायत एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सांबा ने 48 सरपंचों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वहां पे जितनी एजेंसीज हैं अपने हमारे एसडी साहब तक अपनी बात पहुंचाई कि हमारे जो लोगों के काम बैक टू विलेज 1 में हुए थे, हमने जो दिए थे अभी तक वो नहीं हुए। उसके बाद बैक टू विलेज 2 करवाया गया। 3 की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले वो लाइबिलिटीज क्लियर करी जाए। लेकिन आज तक मैं आपको बता दूं कि वो हमारी लाइबिलिटीज क्लियर नहीं हुई है, तो हम लोगों के पास कैसे जाएंगे, कैसे प्रोग्राम करवाएंगे? वैसे ही बैक टू विलेज 2 आया। जब 2 आया तो लोगों की रिजल्टमेंट देखने को मिल गई, वहां पे लोग तो आए ही नहीं। जो सभाएं लगी उसमें लोग नहीं पहुंचे। हालांकि फिर भी इन्होंने बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम करवाया, हमने बैक टू विलेज 2 भी बाइकआउट किया था। उसके बाद जब ये प्रोग्राम हुआ उसमें दोबारा काम नहीं हुए।
उस प्रोग्राम में इन्होंने हमें 3 लाख रुपया फंड्स जो हर पंचायत को देने के लिए बोला गया, लेकिन वो 3 लाख नहीं मिला। उसके बाद अब बैक टू विलेज 3 हुआ। जब बैक टू विलेज 3 हुआ तो हमने इनको बोला कि आप इस बैक टू विलेज के फंड्स छोड़िए, जो हमारा बैक टू विलेज बन हुआ है उसके लिए जो 2.5 करोड़ रुपए हमारी लायबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट सांबा की, वो हमें दे दी जाए, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिली। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का मैं आपको बता दूं कि एक भी डिपार्टमेंट जो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करता है। हमारी ग्राम सभा, हर महीने ग्राम सभा लगती है, वहां पे नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिपार्टमेंट है ये नहीं चाहते कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना जो पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए लिया गया है वो पूरा ना हो सके। अगर ऑफिसर के पास कोई कंप्लेन लेके जाए, सबसे बड़ा एक ही जवाब होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। इनका बोलना होता है फंड्स नहीं है। जब फंड्स नहीं है तो आपने किस हिसाब से इन डिपार्टमेंट्स को हमारे हवाले किया है? और ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे काम जो हैं वो नहीं हो पा रहे, लेकिन इसका अगर जिम्मेवार कोई है तो ये डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। और मैं तो बोलूंगा कि माननीय एलजी साहब को भी इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान देना चाहिए कि अगर इतना अच्छा प्रोग्राम कोई बना है तो उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए डिपार्टमेंटों के साथ हमारे जो तालमेल है बनाकर ये काम किए जाएं, ताकि जो प्रोग्राम है वो पास हो सके, ना कि फेल। अब एक बैक टू विलेज 3 में इन्होंने हमें 10 लाख रुपया दे दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे आपने पॉलिसीज की बात करी और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आपने बोला कि प्रधानमंत्री का एक सपना था, पंचायती सिस्टम उन्होंने अभी शुरू किया फिर से कि आम लोगों का समाधान समस्याओं का हल हो सके। उसके तहत उन्होंने पंचायती सिस्टम पर सारी पॉलिसीज लाई, बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किए, लोगों तक पहुंचने के मैसेज दिया गया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या क्या पॉलिसी सेंटर के द्वारा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं, आप नुमाइंदे हैं, आप चुन के आए हैं बीच में से, आप लोगों को ये बताएं क्या क्या पॉलिसीज जो है वो सेंटर ने अभी तक पंचायती सिस्टम में दी हैं और कितने फंडिंग जो है वो एज ए सरपंच आपको मिलती हैं? सर देखिए, मैं इस वक्त की बात कहूंगा कि हमारी पंचायत है, शायद मेरे ख्याल से कुछ पंचायतों में शौचालय योजना जो है वो पहुंच गई है स्वच्छता के अभियान के तहत। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं 4 दिसंबर 2018 को सरपंच बना था, तब से 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमारी पंचायत में नहीं मिल पाई है। मैं सीधी सबसे बड़ी स्कीम जो आपको सेंटर की तरफ से बता रहा हूं जो आई है वो नहीं मिल पाई। इसी के साथ अगर वेटनरी हॉस्पिटल की कुछ स्कीम्स आती हैं, शीप हस्बेंड्री की कुछ स्कीम्स आती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जैसे कि हमें बोला गया था कि मैदान जो हमें प्ले ग्राउंड जो हैं वो बनाने हैं, वो हमने दे दिए हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनाए गए। उसके बाद हमारे और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिसमें छोटी छोटी ऐसे स्कीमें आती हैं, लेकिन उन स्कीमों को प्रायोरिटी ये है कि अगर बोला गया है कि सरपंचिस के साथ तालमेल रखकर काम कीजिए, लेकिन हमारे को ये पूछते ही नहीं है डिपार्टमेंट। तो स्कीम के बारे में अगर आपने किसी को इन्फॉर्म करना है, पहले सरपंचिस पंचिस जो नुमाइंदे हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनके साथ मीटिंग्स कीजिए। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे सरपंच पंच आपको साथ में पंचायत में पूरा अपनी ग्राम सभा लगाकर लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि जो फायदा है जो आम इंसान है उसको मिल सके, ना कि डिपार्टमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसरों की तरफ से पिक एंड चूज पॉलिसी की जाए और फायदा जो है उन लोगों को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कीम्स आती हैं हमारे लेवल से लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये डिपार्टमेंट नहीं चाहते कि आम जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनके थ्रू हम इनको डिपार्टमेंट को जो स्कीम्स हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड उनको हम लोगों तक पहुंचा सके। लालू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं वहां के एमएलए अभी बीजेपी के हैं जी, और कोविड का दौरान रहा और उस दौरान देखा गया आम लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हॉस्पिटल्स, फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस दौरान में क्या लगा कि जो आपके एमएलए आपके विधान क्षेत्र से चुनकर आए उन्होंने किस तरीके का योगदान जो है वो लोगों के साथ दिया, लोगों का साथ दिया? देखिए, सांबा में अगर आप हॉस्पिटल की फैसिलिटी को लेकर देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं खुद सोशल मीडिया पे अपनी जो मेरा पेज है सरपंच लवलू संब्याल करके, उसके बीच में आप कई बार देखिए बहुत बहुत बड़ी नलायकी जो हमारे हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट की जो देखने को मिलेगी। लास्ट दिनों सोचिए कि एक लेडी जो हॉस्पिटल में चेक करवाने के बाद बाहर आती है और उसको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती और सड़क के ऊपर वो बच्चे को जन्म दे रही है। मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है। आए दिनों
एम्बुलेंसेस के लिए सांबा हॉस्पिटल में कोई ना कोई पंगा बना रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन, सीएमओ साहब, बीएमओ साहब, जहां हमारे यहां की सुप्रीडेंट मैडम, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। 24 आवर हमारा हॉस्पिटल जो है फंक्शनल होना चाहिए। शाम 4 बजे के बाद हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं होता। अगर यहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और 2-2, 3-3 हैं, इसी के साथ हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, 2-2, 3-3 हैं, लेकिन 24 आवर हमारा ऑपरेशन थिएटर फंक्शन नहीं होता। सीटी स्कैन हमारी मशीन अगर खराब हो जाए वो रिपेयर नहीं होती। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा हॉस्पिटल में हमारे सिरिंज और हमारे दवाइयां तक, मतलब कि मैं आपको बता दूं, बीटाडीन तक हमारे हॉस्पिटल में नहीं थी। एमएलए साहब को पता चला, उन्होंने कुछ 500 ड्रिप सेट अपनी जेब से लेकर वहां पे दिए थे। इससे बड़ी नालायकी मुझे लगता नहीं कि कहीं भी देखने को मिलेगी। लवलोक सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री सर की अगर बात करें, उनका एक सपना था जिसके तहत आम लोगों को जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिसके तहत उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक सौगात दी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया सालाना मिलेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री एक साइड लोगों को सपना दिखाते हैं सशक्त भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, लेकिन क्या कमी रह रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो पीछे रख रही है? आम लोगों तक वो चीज पहुंच नहीं रही जो प्रधानमंत्री एक सूबे का एक हेड जो है वो पहुंचा रहा है लोगों तक, लेकिन रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावट है जो लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रही? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आयुष्मान जो योजना हमारे यहां पे आई थी, मेरे राय सांबा वार्ड नंबर 5 से एक लड़का था जो बीमार हुआ था, हॉस्पिटल में गया था, काफी मतलब गरीब फैमिली से था। तो जब वहां पे इलाज करवाने के लिए उसका जो आयुष्मान कार्ड था वो बना हुआ था, मेरे को फोन आता है कि हमारा आयुष्मान कार्ड बना है लेकिन यहाँ पे खर्चा बहुत हो रहा है, हम एफर्ड नहीं कर सकते। तो मैं वहां पे गया, मैंने वहां पे जाके हमारे डिप्टी सुप्रीडेंट थे भारत भूषण जी, उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमें प्रॉपर तरीका बताया कि वहां पे इसको जाके सबमिट करवाइए, वहां पे ये रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद इनका जो भी खर्चा होगा वहां से होगा। इसी के साथ वो जो खर्चा है उस कार्ड में से हुआ था, सराहनीय कदम था। लेकिन उसके बावजूद जो अवेयरनेस थी, जैसे कि जो अवेयर करना था, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारी स्टेट का, इनका ये फर्ज बनता था। ये जो हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, अगर सीएमओ बैठा है, बीएमओ बैठा है, सुप्रीडेंट बैठी है, इनका ये फर्ज बनता है कि नुमाइंदों को बुलाया जाए, हमारे साथ डिस्कशन की जाए, हमें इनके फायदे बताए जाएं ताकि हम अपने लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन मैंने दोबारा यही बात करूंगा, ये डिपार्टमेंट नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री के बनाई हुई स्कीमों का बेनिफिट जो है वो आम पब्लिक को मिल सके और उसका फायदा जो है आम इंसान को हो सके, क्योंकि ये करप्ट ऑफिसर है, सारे के सारे करप्ट ऑफिसर हैं। अगर ये सारा कुछ हो जाएगा तो इनका तो धंधा बंद हो जाएगा। वैसे भी आप देखते हो मेडिकल डिपार्टमेंट में है क्या, एक से एक बड़ा करप्ट ऑफिसर बैठा हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल में देख ले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाके कहीं भी आगे बैठेंगे, वहां से ये अपना धंधा चलाते हैं। तो कैसे वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो किस तरह से पूरा हो जाएगा? हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए उनकी तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आम जनता को, गरीब जनता को इसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए ताकि जो उनका सपना है वो साकार हो। बात करते हैं सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और काफी समय से ये सीट है ना आपकी, ये रिजर्व देखी गई। अब अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये सीट ओपन हो जाएगी सर, अगर ये ओपन होती है तो बड़े बड़े दिग्गज जो है वो हमें सामने रेस में देखने को मिलेंगे सर। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या हमें रविंदर सिंह जी या लवलोक सिंह जी जो हैं वो भी उस रेस में जो है वो देखने को मिल सकते हैं सर? देखिए, फैसला जो है वो जनता का होगा, जनता जनार्दन है। जनता को अगर हमारे काम पसंद आएंगे, जनता की तरफ से अगर जनता की राय होगी तो हम पक्का इस मैदान में उतरेंगे। सबसे पहले जनता है, उनका काम है, अगर करेंगे, करके दिखाएंगे, जनता पसंद करेगी तो फिर हम इस मैदान में जरूर उतरेंगे। नहीं तो अगर जनता नहीं चाहेगी तो हम अपने कदम पीछे कर लेंगे। हम जनता की सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। जिस तरह से पहले करते आए हैं, हम और भी ज्यादा इससे आगे निकल के जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। ये एमएलए वगैरह ये सब बनके भी शायद कोई इतने काम कर सके, लेकिन हम अपनी तरफ से और हमारे टीम के मेंबर्स की, जो हमारी टीम है उनके मेंबर्स की तरफ से हम दिन रात तन
मन और धन से उन लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी सेवा करते रहेंगे। आपकी अगर बात करें, पर्सनली आपकी अगर बात करें, तो आपको देखा गया कि छोटा सा छोटा मुद्दा सांबा डिस्ट्रिक्ट से रहा हो, जहां फिर बड़े से बड़ा मुद्दा रहा हो, आप सोशली भी और पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं सर, सामने देखा गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं और आने वाला नेता क्या आपको वो देख रहे हैं, विजन में उसको दिख रहा है कि हमारा ये नुमाइंदा है और हमारा ही लीडर है, आने वाले समय में हमें लवलो सिंह एज ए एमएलए या एज ए एमपी हमारे क्षेत्र से देखने को मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोगों की सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं। काफी बड़े बड़े इश्यूज, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर देखिए, चाहे वो वाइन शॉप्स जब हमारी बंद हुई थी उसको लेकर देखिए, उसके बाद रियल्टी का इशू बना हुआ है, चाहे उसको देखिए, चाहे ये जो डिपार्टमेंट हमारे काम नहीं करते, लोगों को दिक्कत परेशानी जो बनी रहती है उसका काम देखिए, चाहे आम लोगों के लिए, गरीब बंदे के लिए हमारी सेवा जो है वो बिल्कुल जारी रहेगी। मैं पहले भी आपको बोला कि हमारी सेवा जो है वो जारी रहेगी। जवाब और निर्देश जो लोगों का होगा, वो जैसा हमें बोलेंगे हम उनके लिए वैसा करने के लिए दिन रात तैयार हैं। कुछ इश्यूज हमारे इस समय बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रियल्टी का एक इशू जो कम से कम 1 साल होने को है। क्या हमारे चुनिंदा नुमाइंदे जो हैं और जो रह चुके हैं, इनके जहन में ये बात नहीं है कि आम बंदा कितना परेशान हुआ है? अगर उसको रेत, बजरी, पत्थर ये सब सामान नहीं मिल रहा है, तो जो करोड़ों रुपए के बिल्स जो हमारे इन कामों के निकल रहे हैं, ठेकेदारों के निकल रहे हैं, वो कहां से निकल रहे हैं? मैं तो आपको सीधे कहूंगा कि करप्शन का एक बहुत बड़ा नेक्सस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, वो किन के पैरों तले काम कर रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस करप्शन के नेक्सस को चला रहे हैं? लोगों को तंग और परेशान किया हुआ है। लोग कोई भी काम करवाने के काबिल नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो रेत बजरी हमें 500 रुपया सैकड़ा मिलता था, एक ट्राली मिलती थी, आज वो 3000 रुपया सैकड़ा मिल रहा है। क्या एसएसपी साहब ये नहीं जानते? डीसी साहब ये नहीं जानते? डिपकॉम साहब ये नहीं जानते कि ये जो काम सारा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं करप्शन को एक बड़ा जो नेक्सस है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा में चलाया जा रहा है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ, एलजी जम्मू कश्मीर तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये जो एक नेक्सस जो करप्शन का जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इसके ऊपर नकेल कसी जाए ताकि आम जनता परेशान ना हो सके। इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हाथ जोड़कर यह रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमारा 4G जम्मू में चलाइए। आप जानते हैं कि ये जो डिजिटलाइज अभी जमाना हमारा चल रहा है, इसमें मोबाइल के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, जो हमारा आने वाला भविष्य है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कंपनीज हैं मोबाइल की, ये हम लोगों को 2G देकर 4G का पैसा लूट रही हैं हमसे। एक करप्शन का दूसरा ये जो नेक्सस एक हमारे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, जो रिचार्जेस हमारे 399 रुपए में होते थे, आज वो 599 रुपए में किए जा रहे हैं। क्या इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा? अगर हमारे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जो चुने हुए हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें? इन लोगों इस तरफ ध्यान दें और हमारे जम्मू कश्मीर जो एक हमारा पूरे भारत का एक गुलदस्ता जिसको कहा जाता था, उसकी तरफ ध्यान देना। आखिरकार इस स्वर्ग को क्या करेंगे ये? अगर आप कहते हैं कि कोई एरिया डिस्टर्ब है, उस एरिया को रहने दें, वहां पे 4G ना चलाएं। लेकिन हमारे जम्मू में हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं, तिरंगा झंडा उठाने वाले हैं। हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर आप नहीं चाहते कि हमारे लोग जहां पे सुख शांति से ना रहे, तो आपको ये जो आपने कड़ा कदम उठाया है 4G बंद करने का, मैं पूरे जम्मू कश्मीर का नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे जम्मू रीजन के लोगों को, आपको इतनी बड़ी डीडीसी की इलेक्शन हुई, उसमें भी हमने जवाब दिया, आपकी पार्टी को जिताकर इतनी सीटें देकर पहुंचाया, लेकिन आज भी हमारा जो 4G है वो बंद रखा गया है।
आखिर क्या कसूर है हम लोगों का? हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले हैं, इसलिए हमें तंग किया जा रहा है। कभी आपके लीडर आकर बोलते हैं कि हम टोल प्लाजा उखाड़ देंगे, यूटी में टोल प्लाजा नहीं होते, तो फिर ये किस तरह से कौन बंदा है जो ये सारे गलत काम हमारे जम्मू पे किए जा रहा है? अगर आप बोलते हैं यूटी में टोल प्लाजा नहीं होते, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि उन टोल प्लाजाओं को उखाड़कर जम्मू के देशभक्त लोगों को एक तोहफे के तौर पर अपना एक तोहफा दीजिए, जिससे आज जो लोग तंग हुए हैं वो सारे एक आजादी की सांस ले सके और जम्मू कश्मीर का नाम फिर से स्वर्ग में आ सके। नहीं तो हालात आप देख रहे हैं, जो कंडीशन बनी हुई है, इसका कहीं ना कहीं नुकसान अगर इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन डिपार्टमेंट्स, इन लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने को आपको मिल सकता है। आखिर में मैं आपसे छोटी सी बात जानना चाहता हूं सर, जैसे आपने प्रधानमंत्री साहब की बड़ी प्रशंसा भी करी हमारे स्टूडियो में, उनके जो कदम उठाया कि बड़ा सराहाया भी। एक हाल ही में एक बड़ा चर्चित विषय रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर, जो फार्मर्स बिल एक्टिव हुए सर, अभी हो चुके हैं, पूरे देश में शुरू भी हो चुके हैं वो बिल। आपकी पर्सनल जो है वो मंशा क्या है? ये बिल किसानों के हित में है, और जो गैप है जो प्रधानमंत्री और किसानों में जो बढ़ता चला जा रहा है, इसको पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर, ये बताएं। देखिए, जो बिल बना है, अगर फार्मर उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस बिल को रहने देना चाहिए, नहीं पास करना चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनका जैसे कहना है इस बिल के कोई बेनिफिट्स होंगे, तो मैं चाहता हूं कि बैठ के इसका समाधान निकाला जाए, ताकि जो एक गंभीर समस्या इस वक्त हमारे देश में बनी हुई है उसका हल निकाला जाए और दोनों पक्षों को सेटिस्फाई होके इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे बीच में लवलोक सम्ब्याल जी, जो सांबा केली मंडी क्षेत्र से जो सरपंच हैं। इनका साफ बड़ी सारी बातें हमारे बीच में इन्होंने रखी, और वो पॉलिसीज से रिलेटेड बात रही हो, चाहे वो बैक टू विलेजेस की बात रही हो, चाहे जितने भी इनेक्सिस और जितने भी 2G 4G या फार्मर प्रोटेस्ट हो, तमाम सारी बातें, और आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होती हैं उसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी, तमाम बातें हमारे सामने हमारे बीच में रखी। तो ये खास बातचीत आज हमारी इन्हीं के साथ थी। हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।